कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेसशिप को जो आउटर स्पेस में जा रही होती है। स्पेसशिप में मौजूद सभी टीम मेंबर्स आराम से सो रहे थे क्योंकि उनके सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पर पहुंचने में उन्हें अभी 4 साल और लगने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से एक स्टोन आकर स्पेसशिप से टकरा जाता है, जैसे कि स्पेसशिप को बहुत नुकसान होता है और उसमें होल भी हो जाता है। होल होने की वजह से स्पेसशिप में डेंजर अलार्म ऑन हो जाता है और सारे सेफ्टी सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। वही स्पेसशिप का एक टीम मेंबर एंडी हलचल की वजह से जाग जाता है और अपनी फैमिली की एक वीडियो क्लिप स्क्रीन पर देखता है, जिसको देखकर एंडी को अपनी फैमिली की याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन स्पेसशिप में मौजूद सिस्टम को ऐसे कमांड मिली थी कि एंडी डेंजर में है, इसीलिए सिस्टम प्रोटेक्ट ऑन होके एंडी को चार तरफ से कवर करना स्टार्ट कर देता है और जल्द ही एंडी एक ऑक्सीजन सूट पहन लेता है। अगले ही पल पूरे आउटर स्पेस में एस्टेरॉइड्स स्पेसशिप से टकरा रहे थे, जिससे कि स्पेसशिप का एक एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, साथ ही आग भी लग जाती है। ये सारी चीजें एंडी देख रहा होता है। स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से पूरा तहस नहस हो जाता है स्पेस में ग्रेविटी फोर्स की वजह से। स्पेसशिप अपने क्रायोपॉड्स को डिस्कनेक्ट करने लगता है। एंडी का क्रायोपॉड्स डिस्कनेक्ट होते ही अपने विंग ओपन कर लेता है और तभी एस्टेरॉइड उसकी पॉड से टकराता है और पॉड तेजी से एक बर्फ से ढकी ठंडी जगह पर आ गिरता है। अब एंडी उस क्रायोपॉड से बाहर आने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें कभी भी आग लग सकती है। क्रायोपॉड का डोर ना खुलने पर एंडी शीशे के डोर को किक मारकर खोलता है, जिससे उसका स्पेशल सूट फट जाता है। बट लकीली उसको फिक्स करने के लिए एंडी के पास एक स्प्रे होता है, लेकिन इस दौरान काफी ऑक्सीजन वेस्ट हो चुकी थी। इसलिए एंडी अपने बेटे का टॉय जो उसने निशाने के तौर पर अपने पास रखा था उसको लेकर बाहर आ जाता है। एंडी सूट मिले के सिस्टम से उसी की तरह फंसे आसपास के लोगों को रेडियो के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता। तभी सिस्टम एंडी को इन्फॉर्म करता है कि वो अर्थ और अपने डेस्टिनेशन के पीछे है, यानी स्पेसशिप ने आधा रास्ता ही तय किया था और ये सब हो गया। खैर अब एंडी को कुछ समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे, लेकिन तभी उसको दूर कहीं रोशनी दिखाई देती है। इसलिए एंडी उस रोशनी की तरफ बढ़ चलता है इस उम्मीद में कि उसको वहां पर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन वहां पर पहुंचकर एंडी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है, क्योंकि वहां पर स्पेसशिप चल रहा था। जिसके बाद एंडी वहां से जाने लगता है, जहां उसकी नजर एक क्रायोपॉड में मौजूद ऑक्सीजन टैंक पर पड़ती है। क्योंकि उसकी ऑक्सीजन भी कम थी, इसलिए एंडी उसको लेने जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खाली होता है। एंडी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और क्रायोपॉड्स के पास से गुजरता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हर क्रायोपॉड के ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जो कि किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। जिसके नेक्स्ट सीन में एंडी को एक ऐसी जगह दिखती है जहां चारों तरफ लाइट और रेत उड़ रही थी। तभी एंडी की मुलाकात उसी की तरह एक और सर्वाइवर ड्वेन से होती है, जो ये सब इसलिए कर रहा था कि अगर उनकी कंपनी उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी तो उनको वो देख सके। साथ ही में ड्वेन कंपनी वालों को बहुत भला बुरा कहता है, क्योंकि उन्होंने फ्यूल और समय बचाने के लिए ही इस रास्ते को चुना था। आगे ड्वेन बताता है कि उसने कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए अर्थ पर हेल्प मैसेज भेज दिया है, लेकिन इस मैसेज को पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और वहां से रेस्क्यू टीम आने में 1.5 साल। यानी अब कैसे भी करके उन्हें इस प्लेनेट पर लगभग 2 साल बिताने हों। ड्वेन की बातें सुनकर एंडी डर जाता है कि वो लोग 2 साल की ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजों का इंतजाम कैसे करेंगे। लेकिन तभी ड्वेन उसको बताता है कि उसके मेन स्पेसशिप में बहुत सारा खाना और पानी है, उन्हें सिर्फ उस स्पेसशिप को ढूंढना है। ये सुनकर एंडी खुश हो जाता है और ड्वेन के साथ उसका स्पेसशिप ढूंढने जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से कोई क्रिएचर ड्वेन को एक झटके में अपने साथ उड़ा कर दे जाता है और जब एंडी पीछे मुड़ता है तो वहां पर ड्वेन को ना पाकर ये सोचता है कि शायद वो अपना खाना और ऑक्सीजन मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसीलिए अकेले ही चला गया। अब एंडी के पास अकेले आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एंडी चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तब एंडी को अपने बेटे और वाइफ की याद आती है। उसको डर भी लगता है कि शायद वो अब कभी भी उनसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ एंडी ड्वेन की रेडियो रेडिएटर अपने साथ ले आया था, जिसमें अचानक से एक लड़की जिसका नाम नाओमी है उसकी आवाज सुनाई देती है, जो कि हेल्प मांग रही थी क्योंकि उसका स्पेसशिप भी क्रैश हो गया था और नाओमी का पाँव उसमें फंस चुका था। एंडी का आर्टिफिशियल सिस्टम उसको वहां जाने से रोकता है क्योंकि वो इलाका डेंजर जोन में था।
पर एनबी समझ नहीं पाता कि वो अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करे या नाओमी को बचाए। सिर्फ ही वो नाओमी को बचाने का फैसला करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ रास्ते में रात हो जाती है और एनडी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। रात की वजह से एनडी का सूट टिकट में गिर पा रहा था कि ये कैसी आवाज है। इफ्यूडी एनडी नाओमी से बातें करता है, जहां पर नाओमी उसको बताती है कि उसका सिस्टम शो कर रहा है कि उसके टीम मेंबर्स भी उसी रास्ते की तरफ गए थे जहां से अभी एनडी आ रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी एनडी को नहीं मिला। और तभी अचानक से एक चमकीला गोला फूटता, जिसकी रोशनी में एनडी को एक अजीब सा बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसको देख एनडी छुप जाता है। शायद इसी ने लॉली के मेंबर्स को मार डाला हो। खैर एनडी उस क्रिएचर को अपनी तरफ आता देख भागने लगता है और वो एलियन क्रिएचर एनडी के नीचे पड़ जाता है। जैसे कैसे करके एनडी एक पतली गुफा में छुप जाता है, लेकिन अभी भी वो एलियन क्रिएचर उसका पीछा नहीं छोड़ता। एनडी भागते भागते एक रेतली पहाड़ पर जा गिरता है, जहां पर वो क्रिएचर उसको नहीं देख पा रहा था, लेकिन एनडी अपने सिस्टम में देख पाए जहां पर उसको वो क्रिएचर उसके ऊपर ही दिखाई दे रहा था। एनडी ये सारी बातें नाओमी को बताता है और ये भी कि भागते हुए उसका सूट फट गया है, जिसकी वजह से उसका काफी सारा ऑक्सीजन वेस्ट हो गया है। नाओमी एनडी से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और अपने ये ऑक्सीजन का इंतजाम करो। फिर भी एनडी नाओमी की तरफ ही जाता है। तभी उसको डेन की आवाज रेडियो पर सुनाई देती है, जो हैक मांग रहा था, और वो एनडी के कभी भी होता है। लेकिन इससे पहले कि एनडी उसकी मदद कर पाता कि तभी वो क्रीचर ग्वेन को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। ये सब एनडी छिप कर देख रहा था। तभी एनडी की नजर एक और क्रीचर पर पड़ती है जो डेड बॉडी को खा रहा था। यानी यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे क्रीचर इहेव है और इन सब के बीच एनडी अकेला होता है। उधर नाओमी सारे डेंजर अलार्म बजा देती है, जिससे कि क्रिएचर्स को दिक्कत हो रही थी। ये देखकर एनडी अपना पूरा जोर लगाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन क्रिएचर्स उसको देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए एनडी एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां क्रिएचर अंदर आने के बजाय वापस लौट जाते हैं। एनडी ये देखकर थोड़ा हैरान होता है, फिर भी वो आगे बढ़कर रहता है। तभी उसको काफी सारी फायर फ्लाइज दिखाई देती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फायर फ्लाइज नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपना कलर रेड में बदलकर एनडी पर अटैक करने लगती हैं, जिनसे एनडी जैसी तैसी बचते हुए बाहर आता है। लेकिन अभी भी उसके सामने काफी मुश्किल होती है, जिसे भी अनजान था। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि एनडी थोड़ा रिलैक्स हुआ नहीं था कि सबने के अंदर से एक और क्रीचर एनडी के पैर को पकड़ लेता है और उसको निकलना शुरू कर देता है। क्रीचर की पकड़ से एनडी हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो अपने सूट सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दे, और होता भी ऐसा नहीं है, जिस वजह से वो क्रीचर एनडी को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो और उस में एनडी का पीछा चलता है। एनडी भागते हुए फिर से एक फायर फेस की गुफा में जा देता है और उनके अटैक से बचता हुआ बाहर आता है। अब एनडी को एहसास होता है कि क्यों वो दोनों क्रीचर्स इस जगह पर आने से डर रहे थे। जहां आगे अब हम देखते हैं कि एनडी का सिस्टर उसको वार्न करता है कि उसका ऑक्सीजन अब खत्म होने वाला है। फिर भी एनडी हार नहीं मानता है, पर अपनी पूरी ताकत से नाओमी के क्रायोपोर्ट की तरफ भागता है, जहां पहुंचने के बाद तुरंत ही उसका ऑक्सीजन लेवल 1% से भी कम हो जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन हिम्मत करके वो यहाँ तक पहुंच ही जाता है, जहां नाओमी के सूट से ऑक्सीजन करेक्ट करती है और एंडी रिलैक्स हो जाता है। अब अगला टास्क था नाओमी के पैर को बाहर निकालना। तभी एंडी को पता चलता है कि नाओमी के पास हाई क्वालिटी के टूल्स और वेपन्स थे, क्योंकि हाई रैंक ऑफिसर है। एंडी उस टूल्स को यूज करके आखिरकार नाओमी के पैर को बाहर निकाल ही लेता है। अब दोनों अपने मेन स्पेसशिप तक जाने के लिए बाहर आते हैं, ताकि वो खुद को वहां लॉक करके अगले 2 साल तक सेफ रह सके। वहीं नाओमी को चलने में हो रही तकलीफ को देखकर एंडी उसकी हेल्प करता है और दोनों मेन स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके पीछे काफी सारे क्रीचर्स आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों मेन शिप की तरफ भागते हैं। कुछ ही देर में उन्हें उनका मेन स्पेसशिप दिखाई देता है, लेकिन वो क्रीचर्स उनके बहुत करीब आ चुके थे, इसलिए वो दोनों सक्सेसफुल क्रेडिट क्रायोपोर्ट्स के टुकड़ों के नीचे छुप जाते हैं, जहां से नाओमी अपने साथ लाई गन से एक क्रीचर को शूट करती है। गन से निकलने वाली लाइट से क्रीचर को दिक्कत होती है और वो पीछे हटने लगता है। ये बात नोटिस करती नाओमी एक एक करके सभी क्रीचर्स को शूट करके पीछे कर देती है और वो दोनों नए शिप में एंटर हो जाती। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डोर लॉक नहीं हो पा रहा था। तभी इस बात का फायदा उठाकर एक क्रीचर इनकी तरफ आने लगता है और क्रीचर जैसे स्पेसशिप में एंट्री करने वाला होता है कि तुम्हें डोर लॉक हो जाता है।
जिससे कि उस क्रिएचर का आधा हिस्सा कट हो जाता है। अब नाओमी और एंडी स्पेसशिप की कंडीशन को देखने लगते हैं, जहां उनको मेन जनरेटर अभी भी एक्टिव मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। सोलर पैनल से वो लाइट्स का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उनकी सबसे बड़ी चिंता खाना पानी को लेकर थी कि क्या वो अभी तक सेफ होंगी। लेकिन जैसे उन्हें खाने पीने का सामान सही सलामत मिलता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होते। तभी इनको कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी तरफ बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है, जो पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। अब एंडी और नाओमी उससे बचने के लिए छुपने की कोशिश करते, लेकिन वो नाकाम हो जाते। क्रिएचर उनके पीछे जाने लगता है, जिससे बचते हुए दोनों एक एयर लॉक चैम्बर में चले जाते हैं, जहां का डोर एंडी अंदर से लॉक कर देता है। नाओमी इसको रोक रही होती है, लेकिन इससे पहले ही डोर पूरी तरह से बंद हो जाता है। जिसके बाद नाओमी एंडी को बताती है कि ये डोर सिर्फ बाहर से खुल सकता है, यानी अब शायद हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं पर हम दोनों दम तोड़ देंगे। एंडी ये सुनते ही डोर को खोलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और दोनों थक हार कर वहीं पर बैठ जाते हैं, जहां पर अब मायूस एंडी फिर से अपनी फैमिली की वीडियो देखता है, जिसको देख नाओमी से पूछती है कि आखिर तुम अपनी फैमिली को छोड़कर इस ट्रिप पर आए ही क्यों थे। तब जाकर एंडी बताता है कि वो यहाँ पर अपने गिल्ड से दूर होने के लिए आया है, क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी वाइफ और बेटा इस दुनिया में नहीं है। फिर एंडी नाओमी को बताता है कि एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहा था, जहां एक एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसके बेटे की मौत हो गई, और शायद इसीलिए ही एंडी अपनी जान की फिक्र ना करते हुए नाओमी को बचाने आया था। नाओमी एंडी की बातें सुनकर उसको समझाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी अकेला नहीं होगा। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए नाओमी एंडी को गले लगाकर थैंक्स भी करती है। लेकिन गले लगाते ही नाओमी की नजर एंडी के सूट पर चिटकी फायरफ्लाइज पर पड़ती है, जो शायद भागते वक्त एंडी से चिपक गई थी। वहीं दूसरी ओर वो क्रिएचर एयरलॉक रूम को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिससे बचने के लिए नाओमी उन फायरफ्लाइज को उस क्रिएचर के ऊपर फेंक कर एंडी के साथ बाहर भाग जाती है। अब वो दोनों स्पेसशिप की एक ऐसी जगह पर थे जहां से उनको नीचे की तरफ कूदना होगा, और दोनों कूद भी जाते हैं। एंडी और नाओमी डिसाइड करते हैं कि अगर उनको 2 साल तक सरवाइव करना है, तो उन्हें उस क्रिएचर को मारना ही होगा। इसलिए दोनों एक प्लान बनाते हैं कि नाओमी क्रिएचर को अपने पीछे लगाकर उसको एक ऐसे स्पॉट पर लेकर आएगी, जहां से एंडी उस पर एक क्रायोपॉड से अटैक कर देगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग नाओमी जानबूझकर कुछ लाइट्स पहनकर क्रिएचर के सामने आती है, और एंडी भी क्रायोपॉड को एक्टिवेट करके क्रिएचर के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि क्रिएचर मर जाता है। लेकिन इन सब के बीच में एंडी भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे काफी कोशिश करके नाओमी होश में ले आती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडी और नाओमी स्पेसशिप में रख के खाने पानी से अपने दिन गुजारते हैं, और अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि एक और ओपन एंडेड मूवी आपको पसंद आई हो। वेल, इस फिल्म में आगे क्या हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये लोग 2 साल तक जिंदा रहे होंगे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने इनको रेस्क्यू भी किया होगा। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है। हो सकता है कि हमको इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द देखने के लिए मिले, पर फिलहाल जितना हमको अभी इस फिल्म में दिखाया गया है, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इसीलिए आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।